हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? अभी तक जो मैंने बोला था कि आपको 5 लेक्चर वो कर चुका हूँ। रे ऑप्टिक्स जो है वो एक लेक्चर कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग का करेंगे बच्चों, इसलिए चैनल पे बने रहो। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है, घबरा रहे हैं। घबराने का जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे चीज़ को ठीक किया जाएगा। पहले एक थ्योरी का थोड़ा सा शॉर्ट मैं दे रहा हूँ, वो शॉर्ट कर लोगे बच्चों अच्छे से तो इसके बाद क्वेश्चंस लगाने में मजा आएगा। तो अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। वो शॉर्ट का भी हो सकता है, लॉन्ग का भी, ऑब्जेक्टिव का, इसलिए रेडी हो जाओ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करो, है ना। तो जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ पता नहीं चलेगा बच्चों। वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इसलिए तुम लगे रहो और इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करो। घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या बार बार समझा रहा हूँ, जिन लोगों का अभी तक तैयार नहीं हुआ है फिजिक्स, उनके लिए मैं करा रहा हूँ। और जिन लोगों का अच्छा है उनको तो और बेनिफिट है कि वो तुरंत वो बिना कुछ किए 1 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। तो रिवीजन फास्ट होगा बच्चों। चलो, तो उस सीरीज में हम लेके आते हम लोग रे ऑप्टिक्स। कौन सा ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, अब कौन सा कर रहा हूं मैं? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो बात करेंगे वो 2 फेनोमेनन के बारे में बात करेंगे। एक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का बात करेंगे बच्चा। तो रिफ्लेक्शन के बारे में ऑलरेडी पहले से भी पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये बेसिकली एक मिरर हम लेते हैं मान लो, और लाइट को अगर इंसिडेंट कराते हैं, क्या कराते हैं हम लोग? लाइट को अगर इंसिडेंट कराएंगे, है ना, और इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, तो जो लाइट इंसिडेंट होगा और एक लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक इंसिडेंट लाइट है और एक है रिफ्लेक्टेड। इनके बीच में एक एंगल बनेगा जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा, ये, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। प्लेन का मतलब जो बोर्ड में, बोर्ड से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है, इसके लिए हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं। चलो बच्चों देखो, अगर इसको हम देखें तो एक है मान लो मेरा इंसिडेंट, एक है नॉर्मल, और एक जो है वो रिफ्लेक्टेड, ऐसे, जिसको क्या बोल रहे हैं? एक प्लेन में लाई कर रहा है। अगर ऐसा कुछ कर दे तो ये प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो पहला लॉ क्या बोल रहा है कि तीनों एक प्लेन में लाई करना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होना चाहिए वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए बच्चा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। इस फेनोमेनन का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन, जिसमें लाइट एक बॉडी से टकराता है और वो वापस लौट जाता है उसी सेम मीडियम में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो 2 लॉ याद रखना पड़ेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अंदर हम क्या देखेंगे? प्लेन मिरर। क्या देखेंगे बच्चों? प्लेन मिरर। और एक देखेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। इन दोनों के बाद में, दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चा? बात करेंगे। एक है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हम देखना है वो देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। मिरर, ठीक है बच्चों। इसके बारे में अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे वो क्या किए थे? किसी बारे में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। हम लोग बात किसका कर रहे अभी? प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर में क्या देखोगे कि जब इसमें ऐसा नहीं, रुक जाओ, इसके बारे में बात कर लेते हम लोग प्लेन मिरर के बारे में।
प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जब देखोगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक मिरर यूज कर लेते हैं, ये प्लेन मिरर मान लेते हैं, इसमें ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग एक और लाइन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसमें एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कौन सा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ऐसा। अब इसका अगर रे डायग्राम हम ड्रॉ करें, क्या हम लोग ड्रॉ करें, रे डायग्राम अगर ले, देखो अगर यहां से रे जाएगा तो टकराएगा तो इसी लाइन में वापस आएगा, अगर यहां से आएगा तो यहां से कुछ ये लौटेगा, जब ये लौटेगा तो यहां कुछ ये क्या करेगा, एक इमेज का फॉर्मेशन होगा बच्चा। जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, तो ये कुछ ऐसा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है तो नेचर जो बोलोगे कैसा होगा, ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सेम साइज का होगा, ठीक है ना बच्चा। कैसा होगा, ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और सेम साइज का होगा इसमें। तो प्लेन मिरर, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या पूछेगा बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, प्लेन मिरर का। तो जो आर होता है वो इनफाइनाइट होता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, इसके बराबर, इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाला है जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और ये हमारा इमेज डिस्टेंस जिसको हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ये भी बराबर होता है। क्या देखोगे बच्चा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मिरर का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको तुमको ध्यान में रखना है कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, नेचर क्या होगा, ठीक है। तो इसको जो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ऑब्जेक्टिव के लिए ये ध्यान में रखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आएगा। अब इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव और बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखो तो एक ऑब्जेक्टिव बनेगा इसमें कि अगर मान लो अगर हम मिरर लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, मिरर, और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, का ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट लेंगे तो सवाल क्या पूछेगा, इस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, अगर इस ऑब्जेक्ट का अगर हाइट मान लेते हैं कितना, अगर कैपिटल एच लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चा, कैपिटल एच लेते हैं, तो ये जो होगा इसका फाइनल इमेज, क्या बोला इसका, फाइनल इमेज जो मिरर में बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम साइज का, इसका पूरा साइज दिखना चाहिए। यानी क्वेश्चन पूछेगा फुल इमेज, तो मान लो इसका ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो h है, मिरर का हाइट जो रहा होगा स्मॉल h रहा होगा, क्या रहा होगा बच्चा, स्मॉल h। तो पूछेगा, अगर इसको देखोगे, इसको ज्वाइन करोगे, इसको भी ज्वाइन करोगे और इसको भी ज्वाइन कर लो, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y, अगर दोनों पैरेलल है तो ये भी y हो जाएगा, ये x। तो कैपिटल H का जो वैल्यू देखोगे वो 2x प्लस 2y, जबकि स्मॉल h का वैल्यू देखोगे x प्लस y होगा बच्चा। अगर यहां से हम लोग देखें तो h इज इक्वल टू कितना होगा, 2h के बराबर, यानी h इज इक्वल टू h/2। यानी इसमें जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, तुमसे ये सवाल पूछेगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट अगर h है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, अगर h है, तो मिरर का हाइट क्या हो या साइज क्या हो ताकि हम फुल इमेज को देख पाए। तो कितना होना चाहिए बच्चा, ऑब्जेक्ट का हाइट का आधा, अगर हाइट मिरर का है तो उसमें कंप्लीट इमेज को देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसका कंप्लीट इमेज को देखा जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा, तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो। ये हम बना के भी दिखा दिए कैसे बना हुआ है। चलो अगला जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो अगला क्या पूछेगा
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ भाग रहा हो, क्या बोल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ भाग रहा हो तो इमेज भी कितने स्पीड से भागेगा। तो मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट तो कितना से जा रहा होगा बच्चा, v से, और ये क्या है मेरा इमेज, क्या है ये इमेज, तो ये भी कितना से भागता हुआ नजर आएगा, v से। तो अगर मिरर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, अगर मिरर के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो कितना बताओगे इमेज का, वेलोसिटी v, और बोलेगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 2v होगा बच्चा। यानी अगर हम मिरर की तरफ भागेंगे तो मेरा जो इमेज है वो भी कितना तरह से v से भागता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो कितना से आएगा 2v, यानी मेरे स्पीड का डबल स्पीड से भागता हुआ नजर आएगा। तो सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, हो गया सबका। चलो अब आते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है कि अगर हम एक प्लेन मिरर को क्या करें, अगर एक प्लेन मिरर को अगर हम रोटेट कराएं, क्या कराएं, प्लेन मिरर को अगर हम रोटेट कर दे, ये मान लो कि ये इंसिडेंट नॉर्मल है, इस पे एक इंसिडेंट रे, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, कि इंसिडेंट रे अगर ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है मान लो। अब क्या बोला जा रहा है कि प्लेन मिरर को रोटेट करा दो कितना से, थीटा से। तो मान लो इसको हम रोटेट करा दिए मिरर को कितना से बच्चा लोग, थीटा से, कितना से रोटेट करा दिए, थीटा से। तो अगर ये थीटा से रोटेट होगा और इंसिडेंट रे को चेंज नहीं करते, क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को चेंज नहीं करते, बट अब रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो कह रहे अगर ये थीटा से रोटेट कर रहे हो तो ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा बच्चा, ये नया वाला जो एंगल होगा वो 2 थीटा से क्या हो जाएगा, रुक जाओ, 2 थीटा से नहीं, ये जो एंगल है ये मान लो पहले कितना था, इसको भी मान लेते हैं थीटा है, ये भी अगर थीटा है तो ये कितना से रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा से। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर हम मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट होगा, 2 थीटा से। क्या बोल रहा है कि if mirror is rotated through an angle theta, the reflected ray, कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा बच्चा लोग, रिफ्रैक्टेड रे rotated through कितना से, 2 थीटा। यानी इस रे को अगर थीटा से घुमाते हैं तो कितना से रोटेट हो जाएगा बच्चा लोग, 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, इसको ध्यान में रखोगे, फटाफट नोट करो। हो गया सबका। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक पॉइंट देखेंगे, जब 2 मिरर को अगर किसी एंगल पे रखते अगर, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन कितना होगा। अगर 2 मिरर ले रहे हैं हम लोग, इसके बीच का एंगल मान लो थीटा होगा, कितना होगा एंगल, थीटा, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने, क्या क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ इमेज। तो मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम होगा m, जो होगा 360 बाई थीटा। ऐसा एग्जांपल भी लेके दिखाएंगे। तो अगर m का वैल्यू कैसा हो, इवन, m का वैल्यू कैसा हो, पॉसिबली इवन। अगर इवन होगा तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो m-1, या n क्या है, नंबर ऑफ इमेज, ये याद रखोगे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो m का वैल्यू कितना देखोगे, 360 बाई 90,
कट के कितना हो जाएगा 4, यानी m का वैल्यू कैसा आया इवन, क्या हुआ इवन। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 1, यानी नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 3 बच्चा। अगर ये थीटा इक्वल टू अगर 60 डिग्री लोगे तो m का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 6, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 5। तो ये सवाल याद रखोगे कि नंबर ऑफ इमेज अगर इवन होगा तो एक कम बनेगा। ऑड के लिए अलग केस होता है, ज्यादा यही वाला आता है। इसमें 2 क्वेश्चन और है कि अगर हम थीटा अगर 0 डिग्री ले ले, इसमें ऑड इवन से कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा इनफाइनाइट। कितना होगा बच्चा लोग इनफाइनाइट। तो इतना बात जो अगर तुम प्लेन मिरर के बारे में याद रखते हो सारा ऑब्जेक्टिव इससे लग जाएगा बच्चा। तो ज्यादा चांसेस क्या होता है नंबर ऑफ इमेज के केस में या रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आता है बोर्ड के अंदर। ये 2 पॉइंट्स को देख लो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे निकले। चलो गया, चलो अब आते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। इस पे बात कर रहे हैं बच्चा लोग स्फेरिकल मिरर। तो 2 तरह का होता है, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ये क्या होता है कॉनकेव, और एक आएगा मेरे पास कॉन्वेक्स। कौन सा होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो फोकस होता है इसमें नेगेटिव, इसमें फोकस क्या होता है पॉजिटिव। इसमें u कैसा लिया जाता है नेगेटिव, इसमें भी u कैसा लिया जाता है नेगेटिव। बट इसमें v जो है अगर नेगेटिव ले रहे हो तो कैसा होगा वो रियल एंड इनवर्टेड इमेज। क्या बोल रहा है बच्चा, अगर v नेगेटिव होगा तो रियल एंड इनवर्टेड, अगर v पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी इसमें सब तरह का इमेज बनता है, लार्जर इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ये सारा। जबकि इसमें अगर देखोगे तो v जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए कैसा इमेज होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा इसके बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई u। तो इसमें m का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। m का वैल्यू, इसमें m का वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है, m का वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकता है, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है। इसका मैग्निफिकेशन यानी बड़ा इमेज भी बनेगा, सेम इमेज भी बनेगा और छोटा इमेज भी बनेगा। रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा कैसा होगा सीधा बनेगा और काल्पनिक होगा, वो उसका जो साइज होगा वो हमेशा छोटा होगा। इसका जो इमेज का डिस्टेंस होता है, जो इमेज बनता है वो ओ से यानी प्रिंसिपल से कहां पे फोकस के बीच में ही लाई होगा। इसमें एक रिलेशन लेंगे जो f इज इक्वल टू r/2, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बताए थे, जो प्लेन मिरर के लिए कितना लिए थे इनफाइनाइट। इसके लिए एक मिरर फॉर्म में यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इतना बात अगर प्लेन मिरर के रिलेटेड याद रखते तो काम हो जाएगा बच्चा लोग। तो याद रखना इसमें ऑब्जेक्टिव्स का काम आएगा। इसमें कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि कॉनकेव मिरर इसमें सब तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो अब ये हो गया हमारे पास। तो मेरा जो मेजर पार्ट है इसमें वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चा लोग, किससे रिलेटेड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो इसमें भी एक लॉ लगेगा। इसमें जो लॉ यूज करोगे वो कैसा होगा कि मान लो एक मीडियम ले रहे हैं, इसमें हम लाइट को अगर इंसिडेंट कराते हैं और जो लाइट होगा वो आइदर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो पहला लॉ दिख रहा था उसी से करीब करीब मैच करेगा।
चलो तो इसमें हम क्या देखेंगे, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा एंगल है बच्चा? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये एंगल ऑफ। यहां पे पहला वाला जो देख रहे हो इंसिडेंट रे, कौन सा? इंसिडेंट रे। कौन सा बच्चा? इंसिडेंट रे। कौन सा? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। लेकिन यहां पे जो मीडियम है, एक को ले लेते हैं μ1, एक को ले लेते हैं μ2। इसको बोलते हैं हम लोग, नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो C/V होता है, वेयर C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि V क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। फिक्स वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको डिफाइन कर सकते हो, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट नो डायमेंशन। एग्जाम में आता है भाई, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करो या इसका यूनिट और डायमेंशन बताओ। तो यहां पे हम एक लॉ डिफाइन करेंगे कि μ1 sin I = μ2 sin R। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं बच्चा? स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हमको स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो वहां पे 2 लॉ था रिफ्लेक्शन में, यहां पे भी 2 लॉ है रिफ्रैक्शन में। अंतर किस चीज का है? तो वहां पे एंगल जो था वो बराबर था, यहां एंगल डिसाइड करेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर रेयर से डेंसर में जाएगा, रेयर से डेंसर में, तो टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि लाइन किधर जाना चाह रहा था बच्चा लोग? अगर तुम इसको देखोगे तो लाइन किधर जाना चाह रहा था? इस लाइन में। किस लाइन में जाना चाह रहा था? इस वाले लाइन में। जबकि रे कहां चला गया? तो इतना मुड़ गया, इधर आ गया। तो ये मुड़ने की प्रॉपर्टी को बताने के लिए तो हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? यहां पे μ1 वो ग्रेटर है μ2 से। अगर ये उल्टा होता तो लाइट क्या होता? दूर चला जाता। तो इस पे एक बेस्ड फेनोमेनन बेस्ड है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखोगे, लॉ याद रखोगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो फटाफट हो गया, ले लिए, आगे बढ़े। चलो अब इसमें हम लोग एक देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में TIR बोलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बच्चा लोग, क्या आता है शॉर्ट में? एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या कंडीशन होना चाहिए किसके लिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो क्या याद रखोगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट जो होगा वो हमेशा डेंसर से, किससे बच्चा लोग? डेंसर से किस में जाना चाहिए? रेयर मीडियम में जाना चाहिए। याद रखोगे, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में। ये कौन सा मीडियम है मेरा? डेंसर। ये कौन सा है? रेयर। तो याद रखना कि लाइट किधर से जा रहा है? डेंसर से। किधर जा रहा है? रेयर से। तो उसमें होगा क्या? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अगर ऐसा होता है ये लाइट जो होगा, जो पहले भी यहां से जा रहा है, वो ऐसा जाना स्टार्ट हो जाएगा। कम होगा तो इधर, ज्यादा होगा तो इधर। इस फेनोमेनन को कि लाइट टकराए और उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। क्या लोगे बच्चा लोग? इसका नाम होगा
रिफ्लेक्शन। ये जो आर है वो कौन सा चीज है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट टकरा रहा है किसी मीडियम पे। जब वो लाइट पानी से अगर एयर में जा रहा है तो ऐसा होगा कि लाइट टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। अगर ऐसा होता है बच्चा, उसका नाम क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दो कंडीशन याद करोगे, तुमसे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये अगर तुम करते हो तो तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिखा जाएगा बच्चा। तो इतना इजी तरीका है, तो इसको हम बार बार समझा रहे हैं। ये नोट्स ले सकते हैं, लिखवा सकते हैं, बट लेक्चर इतना लंबा होगा कि फिर बोर हो जाओगे। इसलिए बार बार समझा, इसको इतना पढ़ो, क्वेश्चन बैंक है लगाओ, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद अगले लेक्चर से इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वो तुम देख लेना, ठीक है ना। चलो यहां तो हो गया टोटल इंटरनल। तो यहां डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल, जिसको हम लोग थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में होगा क्या कि लाइट जब, क्या बोल रहे हैं, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा, तो ये जब जाएगा तो क्या होना चाहिए, इसका जो लाइट है अगर वो इस पे से जा रहा हो ऐसे, ठीक है बच्चा, अगर इस पे जा रहा होगा, इस पे जा रहा होगा, उस लाइन पे अगर जा रहा होगा, कहां से, यहां से मान लो, तो ये जब कंडीशन होगा तो उस केस में क्या देखोगे तुम, यहां का जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो कह रहा है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ refraction become 90 डिग्री। क्या हो रहा है कि अगर हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। जिसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चा लोग, तो थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ आता है, ठीक है। तो कुछ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखोगे, जैसे ग्लास का अगर देखोगे तो कितना होता है, 3/2। अगर वाटर का अगर देखोगे तो 4/3। अगर डायमंड का देखोगे तो 2.42। उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.2। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो ऑप्टिकल फाइबर है, कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर, किस पे बेस्ड है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। क्या बोल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये फेनोमेनन बेस्ड है बच्चा लोग। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन में से बनता है कि डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या बोलेगा डिफाइंड क्रिटिकल एंगल। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का, ग्लास का, ठीक है। तो इसको देख के लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो बच्चा, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। अब आते हम लोग लेंस के बारे में और एक प्रिज्म के बारे में। तो पहले देख लेते हैं प्रिज्म। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो प्रिज्म से रिलेटेड जो बात होगा, किससे बच्चा बात होगा, प्रिज्म से अगर बात करेंगे तो मान लो ये प्रिज्म है, इसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, मान लो ये मेरा नॉर्मल है, इसमें ये नॉर्मल है। यहां से हम रे को अगर इंसिडेंट कराते हैं
ठीक है। उसके बाद ये रे यहाँ से बेंड होके मान लो यहाँ गिरता है और फाइनली क्या हो जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। तो जो इंसिडेंट कर रहा है उसका नाम क्या रख लेते हैं, इंसिडेंट, और जो फाइनली बाहर निकल रहा है उसको इमर्जेंट, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है मेरा, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो यहां पे जब एक एंगल हम बनाएंगे तो यहाँ पे दो एंगल हम देखेंगे, एक ले लेते हैं एंगल यहाँ पे R1 और एक एंगल ले लेते हैं R2। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर देखोगे, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म नापोगे तो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। फिर बोल रहा है कि अगर ये सीधा निकल जाता, किधर निकल जाता, अगर वो सीधा चला जाता ऐसा, ये रे कितना बेंट हो गया, क्या पूछ रहा है, ये रे जो है वो कितना मुड़ गया। तो रे अगर देखोगे तो कितना मुड़ा, तो यहां जो बेंट हो रहा है उसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो देखोगे इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो देखोगे, क्या देखोगे, एंगल ऑफ डेविएशन, उसका जो फॉर्मूला हम देखेंगे वो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद रखोगे, तो एक है एंगल ऑफ प्रिज्म और एक है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चा। अब इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, या एक दूसरा क्वेश्चन बनता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन पे। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसको भी बता दो। हो गया। चलो अब इसमें देखेंगे कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर मिनिमम डेविएशन बोलेगा तो थीटा का वैल्यू कितना लोगे, कौन सा थीटा, उसका नाम होगा, ये थीटा नहीं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। तो डेल्टा का जो वैल्यू अगर मिनिमम का लेंगे हम लोग तो आई प्लस ई माइनस ए होता है। तो यहां पे आई प्लस आई माइनस ए, तो आई का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब लोगे तो आ जाएगा वो ए बाई टू। यहां से जब हम प्रूफ करेंगे तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, ये म्यू के बराबर। तो ये एक लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, तो इसके लिए हमको 5 नंबर के लिए यहां पे हमको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा स्नेल्स लॉ। क्या लगाना पड़ेगा बच्चा, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ता है। जब ये लोगे यहां क्या देखोगे, 2 बार यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये देखोगे अभी फिगर बनाया था, फिर इसके बाद अगर तुम लोगे तो नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे। ठीक है। तो यहां से जब देखोगे कि एंगल ऑफ, इसको प्रूफ करना पड़ेगा तुमको, इंसिडेंट है या एंगल ऑफ, तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये जो एंगल है ये भी आपस में बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, तो दोनों को सम को जोड़ के ए के बराबर आना चाहिए। क्योंकि अभी क्या लिखे थे कि अगर आई और ई बराबर है तो ये आर आर भी आपस में क्या होगा बच्चा लोग, बराबर होगा। इसको प्रूफ कैसे करना है, तो बाय स्नेल्स लॉ। तो सरफेस ले लो ए बी सी बाय स्नेल्स लॉ। तो सरफेस अगर लोगे तो एयर का यहाँ पे क्या है, एयर, ये ग्लास का मान है म्यू, तो आ जाएगा 1 इंटू साइन आई इजिकल टू म्यू इंटू साइन R1। फिर अगर यहां से इसमें लोगे, यहां से लोगे म्यू इंटू साइन R2 इजिकल टू साइन ई, क्योंकि आई और ई बराबर है तो यहां से हो जाएगा म्यू साइन R2 इजिकल टू म्यू साइन R1। तो म्यू से म्यू भी क्या होगा, कैंसल, और R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2, जिसको R मान लोगे। तो यही तुमको दिखाना होगा प्रूफ करने के लिए। कितना नंबर के लिए बच्चा, 5 नंबर के लिए।
बाकी पूरा मैथमेटिक्स यही चलेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड करोगे तो लैंग्वेज आराम से, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ कहाँ क्या लिखना है उसमें देख लो। कैसे लिखना है भाई, कि तो सबसे पहले की कंडीशन लिख लोगे, एक प्रिज्म ले लोगे, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर दिखा दोगे, फिर स्नेल्स लॉ फर्स्ट सरफेस पे, स्नेल्स लॉ सेकंड सरफेस पे कर लोगे। इसका लॉन्ग बोलोगे तो मैं भेज दूंगा, इसमें लिंक में लगा दूंगा, लेकिन कमेंट करोगे तब, ऐसे नहीं। चलो, तो यहां तक हो गया बच्चा क्या, प्रिज्म का। एक आएगा जो एग्जाम में, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि तुमको एक प्रिज्म लेना होगा। क्या लेना होगा, एक प्रिज्म। ये प्रिज्म जो लोगे उसका जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल वो बहुत छोटा होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा। अगर ऐसा होता है तो इसका डेविएशन का फॉर्मूला होता है, वो होता है μ-1 इंटू ए। ये फॉर्मूला आता है बच्चा लोग। इसका मतलब डेविएशन जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, म्यू पे। इसलिए इसमें एक फेनोमेनन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या डिस्कस करते हैं बच्चा लोग, लाइट का ब्रेक होना। यानी कह रहा है कि जो लाइट होगा जब ये प्रिज्म से पास होगा, किससे, प्रिज्म से अगर पास हुआ और सामने के स्क्रीन ले लेते हैं हम, तो इस पे अगर लाइट को अगर हम ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, लाइट को अगर ब्रेक करते हैं तो 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर और एक 7, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव गियर। तो इसमें जो लैम्डा होता है वो रेड का सबसे ज्यादा होता है, किससे, वॉलेट से। इसको याद रखोगे। तो कह रहे हैं इस फेनोमेनन का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या नाम इसका, जब लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि एक जब व्हाइट लाइट को, इस लाइट को, चलो यहां पे हम एक कर देते हैं, व्हाइट लाइट बना देते हैं इसको। इस लाइट को अगर व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म से पास कराते हो तो क्या होगा, वो 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाएगा। कितने कलर में, 7 डिफरेंट कलर्स में वो ब्रेक हो जाएगा बच्चा लोग। ये 7 डिफरेंट कलर कौन सा है, तो ये वाला है। तो इस फेनोमेनन का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको सबसे पहले जो है वो न्यूटन ऑब्जर्व किया था। कह रहा है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म it split into 7 different color, this phenomenon is known as dispersion of light। तो किसका वेवलेंथ तो ज्यादा होगा, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा बच्चा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का। तो सब ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, सब ऑब्जेक्टिव में सवाल यूज करेंगे। तो इसमें एक कंडीशन बनाएंगे, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। चलो तो इसको नोट कर लो। तो उसमें एक डेफिनेशन बनाएंगे पहले हम, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है चलो, एंगुलर डिस्पर्शन जिसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जब तुम लाइट को अगर पास कराओगे प्रिज्म से, इससे पास कराओगे प्रिज्म से, ये लाइट क्या होगा, 7 डिफरेंट कलर में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये, 7 डिफरेंट कलर्स में ये ब्रेक हो जाएगा। कितने कलर में बच्चा लोग, 7 डिफरेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7। और क्या देखोगे कि ये लाइट किधर जाना चाह रहा था, तो ये वाला लाइट जाना चाह रहा था। तो इसमें देखोगे एक एंगल यहां पे बनेगा, इसको कौन है, इसको बोलते हैं डेविएशन ऑफ रेड कलर। और ये किसका डेविएशन है, तो डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, ऐसा। तो ये जो एंगल है इसी को हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ए म्यू वी -1 माइनस ए
म्यू आर माइनस 1, यहाँ से ए कॉमन कर लोगे, सॉल्व करोगे तो ये म्यू वी माइनस म्यू आर बचेगा बच्चा लोग। इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्पर्शन। एक आएगा डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर शॉर्ट में ही सब आता है, या तो फिर लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव में इसको ओमेगा से लिख, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई डेल्टा मीन। तो जब हम इसको रखेंगे तो डेल्टा की जगह पे ए म्यू वी माइनस म्यू आर बाई ए म्यू येलो माइनस 1, तो ए से ए कट जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है येलो को हम लोग मीन कलर मान के बनाते हैं। तो ये एंगल ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन और ये डिस्पर्सिव पावर, इसका यूज करेंगे हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जिसका नाम है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लॉन्ग बनेगा जिसका नाम है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ये दोनों एक साथ करके दिखा देते हैं। एक है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और एक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो देखो जिसको लिखा है कि डिस्पर्शन होना चाहिए बट डेविएशन नहीं होना चाहिए, तो डेविएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो डेविएशन कितना बताए थे अभी हम लोग, डेविएशन का फॉर्मूला, चूंकि 2 प्रिज्म इसमें लगाना पड़ता है। कितना प्रिज्म लगाना पड़ता है हमको, 2 प्रिज्म, एक ऊपर की तरफ और एक उसका उल्टा। इसको बोलते हैं ए और इसको ए डैश, इसका म्यू है, इसका म्यू डैश। तो डेविएशन का एक फॉर्मूला ही बनाए थे, ए म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस ए डैश म्यू डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चा लोग, क्या करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे कि इसमें जो वैल्यू बनेगा तुम्हारा वो आ जाएगा ए म्यू माइनस 1 माइनस ए डैश म्यू डैश माइनस 1। इसको नीचे लेके चले जाओगे तो ए डैश का जो वैल्यू होगा वो ए म्यू माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1 ये आ जाएगा बच्चा लोग। इसको बोलते हैं कंडीशन, कि अगर लाइट में डिस्पर्शन तो हो बट डेविएशन नहीं होना चाहिए, तो एंगल कितना लेना होगा, तो एक अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ। सेम काम इसका भी करके दिखा देते हैं। इसमें भी अगर 2 प्रिज्म ले रहे हो, क्या ले रहे हो बच्चा लोग, 2 प्रिज्म, इसको भी ऐसे उलट के लेना है। तो इसका अगर ए ले रहे हैं तो इसका क्या लेंगे हम लोग, ए डैश, ये म्यू है तो ये म्यू डैश। तो इसमें डिस्पर्शन क्या होना चाहिए, यानी थीटा जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, थीटा 0 होना चाहिए। तो थीटा जो है वो हम लोग कितना लिए थे अभी, तो बताए थे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस ए डैश, यहां पे हो जाएगा म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। अब चूंकि ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व जब करोगे बच्चा लोग, क्या करोगे, सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहां से ए डैश का वैल्यू माइनस ए म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। तो ये डिफरेंस होगा दोनों का, उसका एंगल और इसका एंगल। तो अगर डिस्पर्शन चाहिए और डेविएशन नहीं चाहिए तो एंगल का ये कंडीशन होना चाहिए, और इसमें डेविएशन चाहिए और डिस्पर्शन नहीं होगा तो ये। अब देखो होगा क्या, इसका एक फिगर से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। क्या बोल रहा है कि जो इसमें क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है बट विदाउट डेविएशन, यानी ये लाइट ऐसे जा रहा होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, लाइट ऐसे जा रहा होगा, तो डिस्पर्शन चूंकि हो रहा है तो लाइट ब्रेक हुआ होगा बट डेविएशन नहीं हुआ। अगर डेविएशन नहीं हुआ होगा तो ये लाइट कैसे निकल रहा होगा, तो इस लाइट के पैरेलल जा रहा होगा।
तो जब इस लाइट को आगे बढ़ाओगे तुम, क्या बच्चा, इस लाइट को अगर तुम आगे बढ़ाते हो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। इसमें क्या दिख रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है बट डिस्पर्शन हो रहा है। इसमें क्या देखोगे, अगर सेम चीज को इसमें देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो मान लो ये जो लाइट है वो ऐसा कुछ पड़ा होगा, ठीक है, फिर ये लाइट क्या होगा, ऐसे ब्रेक हुआ होगा और फिर ये वापस ऐसे निकला होगा। यानी लाइट जो टूटा था वो कंबाइंड हो गया लेकिन इसमें डेविएशन दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है बच्चा लोग, डेविएशन दिख रहा है, क्योंकि लाइट अब कैसे जा रहा है, यहां कुछ ना कुछ डेविएशन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कुछ ना कुछ डेविएशन हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि एक में डिस्पर्शन हो रहा है और एक में डेविएशन हो रहा है। अब इसके बाद जो कंडीशन है, क्या करोगे बच्चा लोग, अब इसको एक ही साथ हम प्रूफ कर दे रहे हैं ताकि तुमको एक जगह देखने को मिल जाए। चलो, इसके बाद क्या है, तो थीटा अगर पता करना हो तो θ1 प्लस θ2, तो θ1 क्या लोगे, तो a म्यू v माइनस म्यू r बाई, ये बाई नहीं, ये तो a डैश का था यहां पे, फिर यहां पे ले लोगे प्लस a डैश म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश। इसका देखो क्या बच्चा लोग, एक डैश का वैल्यू यहां से रख दोगे इसमें, तो यहां से आ जाएगा a म्यू v माइनस म्यू r माइनस a म्यू माइनस 1, यहां से हो जाएगा म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश बाई म्यू डैश माइनस 1। ठीक है बच्चा, इसको जब सॉल्व करोगे अभी, क्या बोल रहे इसको, जब सॉल्व करोगे अभी देखो क्या बनेगा, यहां से a म्यू माइनस 1 कॉमन कर लोगे, यहां से बचेगा म्यू v माइनस म्यू r। अब यहां चूंकि म्यू माइनस 1 नहीं है तो जहां नहीं रहता वहां डिवाइड में ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, म्यू माइनस 1, यहां पे बचेगा म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश बाई म्यू डैश माइनस 1। अभी ये किसी चीज से मिल रहा है तो एंगुलर डिस्पर्शन से मैच करेगा। ये किससे मैच करेगा बच्चा, इसको लिख लेंगे डिवीजन थ्रू फर्स्ट प्रिज्म, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्शन फर्स्ट प्रिज्म, और ये किसका हो जाएगा, सेकंड प्रिज्म का, किसका हो जाएगा, ये सेकंड प्रिज्म का हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना, इसका हो जाएगा ये सेकंड प्रिज्म का। तो ये फॉर्मूला फाइनल बनेगा। अगर सेम चीज इसके अंदर करते हैं, किसके लिए करते हैं, इसके लिए अगर सेम चीज करेंगे यहां पे डेविएशन इक्वल टू क्या लिखोगे, तो a म्यू माइनस 1 प्लस a डैश म्यू डैश माइनस 1, यहां पे a का वैल्यू जो है वहां रख दोगे, यहां से क्या हो जाएगा, a म्यू माइनस 1, देखो ये वाला a, खाली अंतर क्या है, यहां पे डिस्पर्शन को जीरो कर रहे हैं, यहां पे डेल्टा का, इसका वैल्यू उसमें, उसका वैल्यू उसमें रखना है। यहां से आ जाएगा a के जगह पे प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे निगेटिव लोगे, ठीक है, क्या ले लोगे बच्चा, यहां निगेटिव डायरेक्ट ले लेते हैं, यहां से हो जाएगा a म्यू v माइनस म्यू r बाई म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश। अब यहां से देखो a म्यू माइनस 1 कॉमन कर लो, यहां बचेगा 1, यहां पे आ जाएगा माइनस म्यू v माइनस म्यू r बाई म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश। अब यहां पे एक चीज और देख लोगे, एक मिनट, चलो बच्चा यहां पे भी एक लिख लोगे, ये म्यू डैश माइनस 1। अब यहां थोड़ा सा साइड करके लिख लेते हैं, यहां से a म्यू माइनस 1 कॉमन कर लोगे, 1 माइनस यहां बचेगा म्यू v माइनस म्यू r बाई म्यू माइनस 1, दूसरा बचेगा म्यू डैश माइनस 1 बाई म्यू v माइनस म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश। यहां से ले लोगे, तो इसको जब हम लोग लैंग्वेज देंगे तो ये हो जाएगा फिर से डेल्टा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा बाई
ओमेगा डैश। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चा, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का। चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ले लिए। चलो अब आ जाते हैं फटाफट थोड़ा, अब आते हैं हम लोग लेंस। तो लेंस दो तरह का होता है, जैसे मिरर दो तरह का था वैसे लेंस भी दो तरह का, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। इसका फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। इसमें f कैसा होगा, पॉजिटिव, इसका f कैसा होगा, निगेटिव। इसमें u कैसा लोगे, निगेटिव। इसमें u कैसा लोगे, निगेटिव। इसमें v कैसा लोगे, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जबकि इसमें v कैसा होगा, ऑलवेज निगेटिव। ये मैच किससे कर रहा है, मिरर से मैच कर रहा है। तो अगर उसको याद कर रहे तो ये काम हो जाएगा बच्चा। इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये v/u। यहाँ एक पावर यूज करते हैं जो 1/f, लेंस ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, लेंस ऑफ द पावर ऑफ द लेंस जो होगा वो कितना होगा, 1/f के बराबर होता है बच्चा। कितना के बराबर, 1/f के बराबर। क्लियर है यहां तक, ये लेंस है। इसमें एक लेंस फॉर्मूला होता है, एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2। एक होता है रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, जिसका फॉर्मूला होता है μ2 - μ1/r, μ2/v - μ1/u। ऐसा भी लिख सकते हो या इधर उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, जो लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, फिर ये अगर दो लेंस को आपस में कांटेक्ट में रखोगे बच्चा, अगर दो लेंस को अगर आपस में कांटेक्ट में रखोगे तो 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार जो चांसेस है इसका देख लोगे, और एक मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब जो है वो देख लेते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल देखो माइक्रोस्कोप, सिंपल वाला में देखोगे सिर्फ एक ये लेंस होगा, इसमें एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग, इसका जो इमेज होगा वो कुछ ऐसा करेंगे, तो यहां पे कहीं पे इमेज बनाएगा, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, मैग्नीफाइंग पावर जो कितना होता है, तो d/u कितना होता है, d/u। इसको चौथे से कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे मान लो एक एंगल है, जो ये हाइट है और ये u है, तो यहां से एंगल जो हम लोग बनाएंगे वो कितना होगा, h/u। और एक एंगल अगर ऑब्जेक्ट को सबसे नजदीक जो रखते हैं, जो कहते हैं d, और ये हाइट h, इसको h0 θ0 ले लेते हैं। ऐसे θ0 कितना हो जाएगा, h/d। तो इस रेशियो को, इसको रेशियो को θ/θ0 के रेशियो को, तो h/u by h/d, h से h कैंसल, तो d/u। इसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। इसमें दो केस बोलते हैं, एक है नियर पॉइंट। तो उस समय u का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1/, नियर पॉइंट के लिए, किसके लिए, नियर पॉइंट के लिए 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f रहने देना, ये इमेज जो है वो d पे बनना चाहिए, 1/u होना चाहिए यहाँ पे माइनस। तो इसको जब सॉल्व करोगे 1/u जो होगा 1/f + 1/d, तो इसमें d से अगर डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हो, ये d/f + 1। तो इसको हम लोग मैग्नीफाइंग पावर जो बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, 1 + d/f के बराबर।
अगर नियर पॉइंट पे देखना होगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, जब दूर देखेंगे यानी फार पॉइंट के लिए, किसके लिए? फार पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे u जो होगा वो f के बराबर हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो d बाई एफ के बराबर होगा बच्चा। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन, अगर इसको पढ़ लेते हो तो कंपाउंड और टेस्ट को बहुत आसानी से कर लोगे। क्या कर लोगे? उसको बहुत आसानी से कर लोगे। फटाफट देख लो, इस बार इसका चांसेस भी बहुत ज्यादा है। कंपाउंड या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन दोनों को अच्छे से देखोगे, एक लॉन्ग होने का चांसेस है बच्चा लोग। चलो इसको फटाफट ले लो। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का फिगर बता देते हैं, उसको फिर लॉन्ग में देखो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर देख रहे हो तो ये है ऑब्जेक्टिव, ये है आई। ये ऑब्जेक्ट चूंकि इसकी तरफ इसलिए ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसको, आग के तरफ इसलिए इसको आई पीस। तो यहां से रे जाएगा ऐसे, इसका इमेज बनेगा, फिर यहां से रे जो होगा वो यहां पे। तो यहां पे क्या रखते हैं हम लोग? आंख को रखते हैं। अगर आंख को यहां पे रखोगे तो ये इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? कुछ ऐसा होगा। तो ये इमेज का फॉर्मेशन होगा बच्चा। ये कौन सा मेरा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें क्या देखोगे? जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो V बाई यू और D बाई यू ई। अगर नियर पॉइंट हुआ, नियर पॉइंट पे अगर बनाए तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगा बच्चा लोग वो V बाई यू तो ऐसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा D बाई एफ ई प्लस 1। और अगर फार पॉइंट पे बनाते हो, फार पॉइंट मतलब इन्फानाइट पे, तो उस समय जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो V बाई यू और D बाई एफ ई। इस समय जो लेंथ होगा ट्यूब का लेंथ, कितना हो जाएगा? अगर इस समय देखोगे ट्यूब का लेंथ जो होगा वो कितना होगा बच्चा लोग? इसमें लेंथ पूछेगा, ये वाला पॉइंट कितना था? V। तो यहाँ V और प्लस, अगर नियर पॉइंट पे इन्फिनाइट पे बना है तो Fe। और यहां पे अगर देखोगे तो V प्लस डी इंटू एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। ये तुमसे एग्जाम में डिराइव करने के लिए बोलता है या फिर न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्टिव में यूज होगा बच्चा लोग। तो बार बार क्या समझा रहा हूं कि मैं एक रिकॉल करा रहा हूं जिसको आप क्या कर लो, इसका लॉन्ग क्वेश्चंस में कर लोगे। तो लास्ट एक और बता देता हूं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो जिनको भी अभी लग रहा है थ्योरी नहीं क्लियर है, फिर भी अभी चाहते हो तो मैं क्वेश्चंस क्या करूंगा, उसका कराऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा बच्चा लोग। एक लास्ट टॉपिक है जो हम लोग कर लेते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें क्या होगा, ये वाला लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा हो जाएगा, आई पीस छोटा हो जाएगा। तो इसमें से रे कहीं इन्फानाइट से आएगा और इमेज कहीं यहां पे बनाएगा, जो क्या होगा, ये फोकस, FO इसको लेंगे। ये जो होगा वो UE, तो ट्यूब का लेंथ जो होगा वो FO प्लस UE। यहां पे जो मैग्नीफाइंग पावर बनाएंगे वो नेगेटिव में भी लिख सकते, केवल हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो FO बाई UE। रुक जाओ, तो यहां पे भी देखोगे जब यहां से ले जाएगा ऐसे कुछ, तो इमेज कहां बनेगा, कुछ यहां के बनेगा। ठीक है, तो यहां पे जो इमेज होगा वो जो रेशियो होगा वो H बाई, ये वाला H लोगे, ये कौन सा होगा, UE। तो H बाई UE बाई H बाई FO, H से H कैंसल हो जाएगा, ये FO बाई UE हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो नियर पॉइंट यानी फार नियर पॉइंट लोगे, नियर पॉइंट, तो आ जाएगा 1 बाई एफ इजिकल टू -1 बाई डी प्लस 1 बाई UE। तो 1 बाई UE का जो वैल्यू होगा
वो 1/d प्लस 1/fe। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, FO से क्या कर लोगे, इसमें FO से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहां से हो जाएगा FO/UE। यहां से FO को बाहर रख लो और यहां से FE कॉमन कर लो नीचे, FE नीचे कॉमन करोगे तो यहाँ 1 + FE/d बनेगा बच्चा। और फार पॉइंट पे जब लोगे, इस पे फार पॉइंट पे, तो यहां क्या देखोगे, जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो तुम्हारा हो जाएगा FO/FE। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगा, FO + FE। इस केस में जो लेंथ होगा ट्यूब का, किसमें, इस केस में नियर पॉइंट में, वो कितना हो जाएगा, FO + D × FE/D + FE बच्चा। तो ये तुम्हारा पूरा जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चंस बना लोगे। इस पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे कौन कौन सा होगा, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि पूरा उसका स्क्रीन के ऊपर उसका आंसर तुमको हम दिखा दे। ठीक है बच्चा लोग, ये क्या करोगे तुम, इसको स्टडी कर लोगे। देखो बार बार समझा रहा है, पूरा डिटेल में जाते तो कम से कम ये 2 से 3 घंटे का वीडियो बनता, पर इतना टाइम नहीं है कि तुमको 3 घंटे का वीडियो। हाँ, ये एक ओवरव्यू ले लो, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो तुम्हारा लगेगा। इसलिए अब कोशिश करो कि फिर से, अगर लोग नहीं देखे हो, एक बार पूरा रिकॉल कर लो, क्योंकि अगले लेक्चर से कुछ हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों। ठीक है, तो तैयार रहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों को क्या करो, शेयर करो, घबराओ मत, पेशेंस रखो। ठीक है बच्चों, चलो बाय।